जब हम गबन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कोई सरकारी पैसों का घोटाला, कोई बड़ी चोरी, है ना? जी बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस गबन की बात करने वाले हैं वो मुंशी प्रेमचंद का लिखा एक उपन्यास है। और इसमें मतलब पैसों की चोरी तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। हाँ। असल कहानी तो किसी और ही चीज के गबन की है। ये इस बात की गहरी पड़ताल है कि कैसे समाज में अच्छा दिखने का, अपनी हैसियत से बड़ा दिखने का दबाव एक आम इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। बिल्कुल। और यही बात इस उपन्यास को आज भी इतना जरूरी बनाती है। ये लगभग 100 साल पहले 1931 में लिखा गया था। 100 साल पहले? हाँ। लेकिन जब आप इसे पढ़ती हैं तो लगता है कि प्रेमचंद ने हमारे आज के समाज को देख लिया था। हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि कैसे ये कहानी एक टाइम मशीन की तरह है, जो हमें दिखाती है कि दिखावे और कर्ज का जाल तब भी वैसा ही था जैसा आज है। ये कोई किताबी कहानी नहीं है, ये एक आईना है। और ये एक बहुत दिलचस्प सवाल भी खड़ा करती है। क्या चोरी सिर्फ वो है जो हाथों से की जाती है, या फिर हमारी इच्छाएं, हमारी ख्वाहिशें जो हमें रातों को सोने नहीं देती, वो भी हमें चोर बना सकती हैं? बहुत गहरा सवाल है। चलिए इसी की तह में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक आम से लड़के से जिसका नाम है रमानाथ। रामानाथ। और रमानाथ में मतलब हम सब थोड़ी बहुत अपनी झलक देख सकते हैं। वो दिल का बुरा नहीं है, ईमानदार है, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी है। क्या? वो अपनी पत्नी की नजरों में हीरो बने रहना चाहता है। उसकी इच्छा शक्ति थोड़ी कमजोर है और वो ना नहीं कह पाता। और उसकी पत्नी है जालपा। जालपा को सिर्फ एक सुंदर और महत्वाकांक्षी महिला कहकर छोड़ देना मतलब नाइंसाफी होगी। अच्छा। वो उस समाज की पैदाइश है जहां एक औरत की इज्जत और पहचान उसके गहनों से होती थी। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक चंद्रहार पहनने की। चंद्रहार? हाँ, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल हुआ करता था। ये उसकी जिद नहीं, बल्कि समाज में अपनी जगह बनाने की एक कोशिश है। तो कहानी की शुरुआत बड़ी आम है। शादी होती है, नया नया प्यार है। रमानाथ अपनी पत्नी जालपा को खुश करने के लिए यूं समझिए आसमान से तारे तोड़ लाना चाहता है। लेकिन असल जिंदगी में तारे तोड़ने के लिए पैसे लगते हैं, और यहीं से मुश्किल शुरू होती है। रमानाथ की आमदनी बहुत मामूली है। हाँ, वो एक छोटी सी नौकरी करता है। घर का गुजारा चल सकता है, लेकिन जालपा के सपने पूरे नहीं हो सकते। और वो सपने देखती है। बिल्कुल। और जालपा बातों बातों में अपनी सहेलियों का जिक्र करके चंद्रहार की बात छेड़ती रहती है। अच्छा। वो सीधे सीधे मांग नहीं रही, लेकिन एक दबाव बना रही है। अच्छा, एक मनोवैज्ञानिक दबाव। हाँ। और रमानाथ उस दबाव को महसूस करता है। उसे लगता है कि अगर वो अपनी पत्नी की ये एक इच्छा पूरी नहीं कर पाया तो वो उसकी नजरों में गिर जाएगा। मतलब प्यार और सामाजिक दबाव का एक अजीब सा कॉकटेल बन जाता है। वो उसे खुश भी रखना चाहता है और समाज में अपनी झूठी शान भी बनाए रखना चाहता है। और यहीं से झूठ का सिलसिला शुरू होता है। वो अपनी आमदनी बढ़ा चढ़ाकर बताता है, दोस्तों से उधार लेता है, छोटी छोटी बातें छुपाने लगता है। प्रेमचंद यहाँ बहुत बारीकी से दिखाते हैं कि कोई भी इंसान एक दिन में अपराधी नहीं बनता। नहीं। ये हजारों छोटे छोटे समझौतों का नतीजा होता है। रमानाथ का पहला गबन पैसों का नहीं, सच्चाई का होता है। मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लग रही है कि जालपा को सिर्फ चंद्रहार नहीं चाहिए था, उसे वो इज्जत चाहिए थी जो उसे पहनकर मिलती। ये तो आज भी होता है ना। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लोगों को महंगी गाड़ी नहीं चाहिए, उन्हें वो रुतबा चाहिए जो उस गाड़ी से मिलता है। बिल्कुल। चंद्रहार तो सिर्फ एक प्रतीक है, असल भूख है सामाजिक स्वीकृति की, प्रतिष्ठा की। जालपा अपनी सहेलियों के बीच सिर उठाकर जीना चाहती है। और रमानाथ इस बात को समझता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि इस एक चीज को पाने की कीमत क्या होगी। वो उस ढलान पर फिसलना शुरू कर देता है जहां से लौटना मतलब नामुमकिन सा हो जाता है। और फिर वो उस सोच का शिकार हो जाता है जो शायद हम सब कभी न कभी होते हैं। कौन सी सोच? बस एक बार, बस ये एक काम कर लूं, फिर सब ठीक कर दूंगा। हाँ, ये बस एक बार वाली सोच बहुत खतरनाक है। रमानाथ खुद को यही तसल्ली देता है, बस एक बार पत्नी को चंद्रहार दिला दूं, फिर मैं दिन रात मेहनत करके सब कर्ज चुका दूंगा। अपने जमीर को सुलाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल। और इसी सोच के साथ जब उसे दफ्तर में सरकारी पैसों की जिम्मेदारी मिलती है तो एक कमजोर लम्हे में वो पैसों का गबन कर बैठता है। और बस यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। एक आम सी घरेलू कहानी एक क्राइम थ्रिलर जैसी बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन ये किसी बाहरी थ्रिलर से ज्यादा एक अंदरूनी थ्रिलर है, रमानाथ के मन के अंदर का थ्रिलर। अच्छा। गबन करने के बाद उसे वो चंद्रहार तो मिल जाता है, जालपा भी बहुत खुश होती है, लेकिन रमानाथ की अपनी खुशी, उसका सुकून, सब कुछ छिन जाता है। मैं सोच रहा हूँ उस इंसान पर क्या बीतती होगी। बाहर से वो अपनी पत्नी के साथ हंस बोल रहा है, समाज में उसकी वाहवाही हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि वो एक चोर है।
ये दोहरी जिंदगी तो किसी को भी तोड़ कर रख दे। और प्रेमचंद इसी मनोवैज्ञानिक पीड़ा का बहुत सजीव चित्रण करते हैं। रमानाथ को रात में नींद नहीं आती। डर। हाँ, डर। दरवाजे पर कोई भी आहट होती है तो उसे लगता है पुलिस आ गई। वो रास्ते में किसी पुलिस वाले को देख लेता है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो अपनी ही परछाई से डरने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने पैसों के लिए अपनी आत्मा की शांति का सौदा कर लिया है। वो बाहर से अमीर हो गया है पर अंदर से कंगाल। और जालपा, क्या उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता? वो तो अपनी दुनिया में खुश होगी। क्या है कि वो बहुत समझदार स्त्री है। धीरे धीरे वो रमानाथ के चेहरे पर छाई चिंता, उसकी डर को पढ़ने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर? और जब सच सामने आता है तो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है। उसे एक भयानक अपराध बोध घेर लेता है। उसे लगता होगा कि वो जिम्मेदार है। बिल्कुल। उसे लगता है कि असली अपराधी रमानाथ नहीं बल्कि वो खुद है। उसकी इच्छाओं ने ही अपने पति को इस रास्ते पर धकेला है। रमानाथ के भाग जाने के बाद तो कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा लगता है कि असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। जालपा के किरदार में ऐसा क्या खास है? खास ये है कि रमानाथ का किरदार हमें नैतिक पतन दिखाता है, लेकिन जालपा का किरदार हमें आत्मबोध और छुटकारे का रास्ता दिखाता है। अच्छा। जब रमानाथ डर कर कलकत्ता भाग जाता है तब जालपा अकेली रह जाते हैं और वही गहने जिनके लिए वो मरती थी उसे सांप की तरह डसने लगते हैं। उसे उन गहनों में अपने पति का पसीना, उसका डर और उसकी बेबसी नजर आती होगी। बिल्कुल। उसका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। पूरी तरह। हाँ, पूरी तरह। जिस समाज में इज्जत पाने के लिए उसने ये सब किया, वही समाज अब उसे ताने देता है। तब उसे समझ आता है कि सच्ची इज्जत बाहरी चीजों से नहीं बल्कि इंसान के चरित्र और उसकी सच्चाई से होती है। और इसी आत्ममंथन के दौर में वो उपन्यास की सबसे गहरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कहती है। वो कहती है, असली गबन पैसों का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। वाह, ये तो बहुत ही गहरी पंक्ति है। इसका मतलब क्या है, आत्मा का गबन? इसका मतलब है कि सबसे बड़ी चोरी वो नहीं जो आप किसी की तिजोरी से करते हैं। सबसे बड़ी चोरी वो है जो आप अपने अंदर करते हैं। अपने अंदर? हाँ। जब आप अपनी ईमानदारी का, अपनी सच्चाई का, अपने ज़मीर का सौदा कर लेते हैं तो आप अपनी आत्मा का गबन कर लेते हैं। सही बात है। रमानाथ ने सिर्फ सरकारी पैसे नहीं चुराए, उसने अपनी रातों की नींद चुरा ली, अपनी नेकी चुरा ली, अपनी आत्मसम्मान की भावना को चुरा लिया। और जालपा मानती है कि इस गबन के लिए वो भी उतनी ही जिम्मेदार है। ये एक लाइन पूरे उपभोक्तावादी समाज के मुंह पर तमाचा है ना? तो प्रेमचंद साफ साफ कह रहे हैं कि इस अपराध के लिए सिर्फ रमानाथ जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल नहीं। प्रेमचंद का इशारा बहुत बड़ा है। वो पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। पूरे समाज को? हाँ। वो कहते हैं कि इस अपराध में वो रिश्तेदार भी शामिल है जो शान शौकत की बातें करते हैं, वो सहेलियां भी शामिल हैं जो एक दूसरे से होड़ करती हैं, और वो पूरा सामाजिक ढांचा भी शामिल है जो इंसान की कीमत उसकी हैसियत से तय करता है। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां रमानाथ जैसा कमजोर इंसान फिसलने पे मजबूर हो जाता है। समाज ही अपराधी पैदा करता है। ये सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आप 1931 की नहीं 2024 की बात कर रही हैं। रमानाथ और जालपा की कहानी आज हर दूसरे घर में किसी न किसी रूप में दोहराई जा रही है। बिल्कुल किसी शक के। आज चमरहार की जगह शायद एक लेटेस्ट आईफोन ने ले लिए। सही कहा। दोस्तों के बीच महंगी घड़ी या ब्रांडेड कपड़े स्टेटस सिंबल बन गए, और रमानाथ की मदद के लिए जो चीज तब नहीं थी वो आज है। क्या? क्रेडिट कार्ड और बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स। सही बात है। ये तो एक तरह का आधिकारिक निमंत्रण है अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने का। बिल्कुल। आपको तुरंत वो चीज मिल जाती है और आप ये सोचकर खुश हो जाते हैं कि बाद में देख लेंगे। ये तो रमानाथ वाली बस एक बार वाली सोच का ही नया रूप है। और उससे भी बड़ा जरिया है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। ओह हाँ। हम दूसरों की परफेक्ट छुट्टियों की तस्वीरें देखते हैं, उनकी नई गाड़ियां देखते हैं, उनके शानदार घरों को देखते हैं, और हमें लगने लगता है कि हम ही अपनी जिंदगी में पीछे रह गए हैं। एक अंतहीन दौड़। हाँ, एक अंतहीन दौड़ शुरू हो जाती है बेहतर दिखने की, ज्यादा अमीर दिखने की, ज्यादा खुश दिखने की। ये दबाव उस जमाने के सामाजिक दबाव से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि ये 24 घंटे हमारे फोन में मौजूद है। तो आज का गबन सिर्फ पैसों का नहीं है, हम अपनी मानसिक शांति का गबन कर रहे हैं, अपने रिश्तों का गबन कर रहे हैं, सिर्फ एक परफेक्ट ऑनलाइन इमेज बनाने के लिए। बिल्कुल। लोग कर्ज लेकर शादियां कर रहे हैं, छुट्टियां मना रहे हैं और फिर जिंदगी भर उसकी EMI भरते हैं।
ये तो रमानाथ की कहानी का ही एक दुखद रीमेक है। बिल्कुल। रमानाथ को तो फिर भी पकड़े जाने का डर था। आज तो कर्ज लेना और दिखावा करना एक सामान्य बात बन गई है। इसलिए गबन आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। ये हमें उस चमक दमक के पीछे के अंधेरे से सावधान करता है जो आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये हमें याद दिलाता है कि जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, कहीं वो हमारी आत्मा की शांति ही ना छीन लें। एकदम। तो आज की इस बातचीत को अगर मैं समेटूं, तो गबन सिर्फ एक व्यक्ति के अपराध और उसके पतन की कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी है। एक चेतावनी। ये उस समाज की तीखी आलोचना है जो इंसान की कीमत उसकी बाहरी चमक दमक से लगाता है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो 100 साल में जरा भी नहीं बदली, बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। एकदम सही। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरूर। प्रेमचंद ने अपने समय के समाज को रमानाथ के अपराध में बराबर का भागीदार माना था। अगर प्रेमचंद आज गबन लिखते तो वो कौन सी आधुनिक इच्छाएं, कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन से नए सामाजिक दबाव होते जो आज के रमानाथ और जालपा को उनकी आत्मा का गबन करने पर मजबूर कर देते? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। जरा सोचिएगा, शायद जवाब हमारे आसपास ही हो।